स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 9 जिसका नाम है शांति। इसका पार्ट 1 दोस्तों ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। पार्ट 1 में हमने जाना था शांति का अर्थ क्या होता है, हिंसा के विभिन्न स्वरूप क्या होते हैं और शांति और राज्य सत्ता के बारे में और शांति कायम करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है शांति स्थापित करने के लिए जो समकालीन चुनौतियाँ हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक फर्स्ट या फिर ये कह लें कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक ही है समकालीन चुनौतियाँ। ठीक है, तो देखिए ये चुनौतियाँ क्या हैं। सबसे पहले तो इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक मिनट। पहली चुनौती है दबंग राष्ट्रों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन। पहली चुनौती कौन सी है? दबंग राष्ट्रों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन। ये क्या होता है? देखिए, वर्तमान विश्व में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है और क्षेत्रीय सत्ता संरचना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकताओं और धारणाओं के आधार पर बदलना चाहा है। यानी कि अभी के टाइम पे जो राष्ट्र, जो देश शक्तिशाली हैं, उन्होंने अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए वो दिनों दिन अपने हथियारों का परीक्षण करते रहते हैं और जो है अपनी क्षेत्रीय सत्ता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी अपनी प्राथमिकताएं दर्शाते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्राथमिकताएं हैं वो उनके आधार पर बदलती रहें। इसके लिए उन्होंने सीधी सैन्य कार्रवाई का भी सहारा लिया। यानी कि वो जो चाहते वो करने के लिए उन्होंने सैन्य कार्रवाई का सहारा लिया और विदेशी क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार के आचरण का प्रत्यक्ष उदाहरण अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका ताज़ा हस्तक्षेप है। इस प्रक्रिया में उपजे युद्धों में बहुत लोगों की जानें गई हैं। यानी कि दबंग राष्ट्रों के द्वारा अपने राष्ट्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सैनिक कार्रवाई का उपयोग करना, दूसरे देशों पर आक्रमण करना और दूसरे देशों के क्षेत्रों को अपना बनाना, इन सभी क्रियाकलापों में बहुत से लोगों की जानें गई हैं। जिसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया उसके बारे में। तो दबंग राष्ट्रों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन भी शांति कायम करने में शांति कायम ना होने के लिए एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आतंकवाद का स्वार्थपूर्ण आचरण। यानी कि सिंपल सी बात है आतंकवाद के बारे में। तो देखिए, आतंकवाद के उदय का एक कारण आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी रहा है। यानी कि आतंकवाद का उदय तभी होता है जब एक राष्ट्र अपना स्वार्थ साधने के लिए वो संविधान के तरीके का पालन नहीं करता है और उसके बजाय दूसरे समुदायों से सहारा लेता है। ठीक है, प्रायः आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। यानी कि आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार भी हैं और उन्नत तकनीक भी है और उनके पास इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक ऐसे लोग हैं जो मिसाइल वगैरह बनाते हैं और इतने खतरनाक हथियार बना देते हैं जिससे पूरा का पूरा देश ख़त्म हो सकता है। तो आतंकवाद इस शांति को अकायम यानी कि कायम ना रखने का एक सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है। ठीक है, 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र को ध्वस्त किया जाना इस अमंगलकारी वास्तविकता का उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है। यानी कि आतंकवाद ने शांति को कायम ना करने की बजाय, मतलब आतंकवाद जो उसने शांति को भंग किया है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है 11 सितंबर 2000 की घटना, जो कि क्या थी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित जो विश्व व्यापार संगठन था उसको जो आतंकवादी थे इन्होंने मतलब कि उस पर बॉम्ब गिरा दिए थे। ठीक है, इन ताकतों के द्वारा अति विध्वंस जैविक, रासायनिक, परमाणविक हथियारों का प्रयोग की आशंका दहला देने वाली होती है। यानी कि जो आतंकवाद होते हैं ये जैविक और रासायनिक और परमाणविक जो हथियार होते हैं उनका उपयोग करके करोड़ों की संख्या में जो जानमाल होती है उसकी हानि हो जाती है। तो यह है आतंकवाद का स्वार्थपूर्ण आचरण। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का ना होना। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए भी ये जो शांति है वो कायम नहीं हो पाती। देखिए, वैश्विक समुदाय ध्वंस जमाने वाली ताकतों की लोलुपता और आतंकवादियों की गुरिल्ला युक्तियों को रोकने में असफल है।
यानी कि जो वैश्विक समुदाय है वो बड़ी बड़ी जो देश हैं, बड़े बड़े ताकतवर देश हैं, जब वो किसी छोटे देश को या जो आतंकवादी होते हैं वो अपनी धमकियां देते हैं किसी देश को या किसी राज्य को, तो उससे वो रोक नहीं पाता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। वह नस्ल संहार का मूक दर्शन बना रहता है, यानी कि ये जो संहार होता है, लोगों का संहार होता है, ये जो युद्ध होते हैं, बस उनका एक मूक दर्शक यानी कि देखने वाला उदाहरण बना रहता है। यह स्थिति रवांडा में दिखाई देती है। इस अफ्रीकी देश में सन 1994 में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला था, जिसका उदाहरण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हो पाया। अफ्रीका में 1994 में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार दिया था। हत्याकांड के आरंभ होने के पूर्व गुप्त सूचना प्राप्त होने और इसे भड़कने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घटना का विवरण आने के बावजूद कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ। यानी कि इस हत्याकांड के आरंभ होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पता चल गया था कि यहाँ पे हिंसा होने वाली है, यहाँ पे खून खराबा होने वाला है, युद्ध होने वाला है, फिर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इवन जब हिंसा हो भी गई तब भी कोई कदम नहीं उठाया। तो ऐसे मामले में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे शांति कायम हो ही नहीं सकती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबे को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से मना कर दिया। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि यह जो हिंसा हो रही है इसको हम कम करने के लिए अभियान नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो समकालीन चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती है दबंग राष्ट्रों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन, दूसरी आतंकवाद का स्वार्थपूर्ण आचरण और तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप ना होना, ठीक है। इन सब के बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आणविक हथियारों पर पाबंदी है, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आणविक हथियारों पर अभी भी पाबंदी है, जिसमें से दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र हैं और अफ्रीकी क्षेत्र है, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र व मंगोलिया। यानी कि ये ऐसे देश हैं जहाँ पर आणविक जो हथियार होते हैं उनके परीक्षण पर, उनके उपयोगों पर पाबंदी लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए यूएनओ के बारे में एक छोटी सी सिंपल सी नॉलेज ले लेते हैं ताकि आपको यूएनओ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो देखिए यूएन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। यानी कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। किस उद्देश्य से? शांति स्थापित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने के बाद की गई थी, ठीक है। यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित की है। यानी कि यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा की और उसे स्थापित करने की कोशिश की है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है, जिसमें $85 लाख के लिए खरीदी भूसंपत्ति जो कि $85 लाख की संपत्ति पर खड़ा हुआ है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषा को राजभाषा स्वीकार किया है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। परंतु इनमें से केवल 2 भाषाओं को संचालन भाषा माना जाता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये था यूएनओ के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करना ताकि ये जो वीडियो है वो जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उनके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।